तो ये जो डार्विन ने बुक लिखी 1959 में, थोड़ा सा मैं इससे पीछे चलूँगा। 1809 डार्विन का बर्थ ईयर है, 1882 में इनकी डेथ होती है। 1809 में पहली थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो कि बाकायदा थ्योरी मानी जाती है, वो पेश करते हैं एक फ्रेंच साइंटिस्ट जिनका नाम था लामार्क, जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क। लामार्किज्म के नाम से उसे हम जानते हैं। लामार्क की थ्योरी के 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, कि जो ऑर्गन ज़्यादा यूज होते हैं वो ज़्यादा डेवलप कर जाते हैं। इनाम साहब ने फिजिक्स पढ़ी है, इनका ब्रेन फिजिक्स के लिए डेवलप करिए। मैंने जोलॉजी पढ़ी है, तो ये जोलॉजी के लिए डेवलप करिए। ये है यूज़ ऑफ ऑर्गन। जो लोग जिम लगाते हैं उनके बाइसेप्स मजबूत हो जाते हैं। जो गोल्ड स्मिथ हैं, सुनार हैं, वो नर्मो नाजुक बॉडी के हामिल होते हैं, बशर्ते कि वो जिम ना लगाएं। और जो ब्लैक स्मिथ लोहार है, वो मजबूत जिस्म के मालिक होते हैं। ये एक कॉमन, जो खवातीन हाई हील पहनती हैं उनकी पिंडली के मसल मजबूत हो जाते हैं। ये यूज़ ऑफ ऑर्गन है। डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स का इस्तेमाल तरक, सांपों की टांगें होती थी, उन्होंने गारों में बना ली और टांगों का इस्तेमाल छोड़ दिया, टांगें ख़त्म हो गई। आज भी जो लोग अनपढ़ होते हैं वो इसलिए अनपढ़ होते हैं कि वो अपने ब्रेन का यूज़ नहीं करते। आप ब्रेन का यूज़ करें, आप बाइसेप्स का यूज़ करें, आप दौड़ना शुरू कर दें, क्रिकेटर बन जाए, जो भी आप करेंगे वो आपके। इनका पहला पॉइंट तो 100% करेक्ट है, लेकिन इनका दूसरा पॉइंट था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, कि एक शख्स या एक जानदार अपनी ज़िंदगी की कोशिश में जो चीज़ हासिल करता है, जैसे मैंने जोलॉजी पढ़ी तो मेरे ब्रेन में जोलॉजी है, तो ये एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है मेरा, ये इनहेरिट होता है। ये लामार्क कहता है इनहेरिट होता है। अगस्त वीज़मैन आते हैं बाद में, जिन्होंने जो चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन की, 21 नस्लों तक चूहों की दुम काटते रहे, उनके मेटिंग करा के फिर बच्चों की दुम काटी, फिर मेटिंग कराई, तो हर दफ़ा चूहे दुम के साथ पैदा होते रहे। तो उन्होंने कहा कि कोई भी ट्रेड जो किसी जानदार की एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है वो इनहेरिट है, और ये दुरुस्त बात है। यानी एक अगर रेसलर है तो उसके बच्चे रेसलर नहीं होते, उन्हें दोबारा से अपनी, यानी सोमैटिक सेल्स जो है ना, बॉडी के सेल्स, इनमें आने वाली चेंज इनहेरिट नहीं होती। चेंज वो इनहेरिट होती है जो जर्म लाइन सेल्स में होती है। यानी हम सब जो है एक स्पर्म एक एग से पैदा होते हैं, अगर स्पर्म एग में म्यूटेशन होगी तो हमारे अंदर म्यूटेशन आएगी, अदरवाइज म्यूटेशन नहीं आएगी। खैर ये पहली थ्योरी थी जो रेगुलर। दूसरी थ्योरी है डार्विनियन थ्योरी। चार्ल्स डार्विन का थोड़ा सा मैं यहाँ तारुफ करवाना चाहूँगा। ये ब्रिटेन है, बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन था तब। चार्ल्स डार्विन के दादा डॉक्टर थे, इरेज़मस डार्विन, इनके अब्बा भी डॉक्टर थे, वो इन्हें भी डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन ये लोगों को पेन में मुब्तला नहीं देख सकते थे। इन्होंने कहा मैंने डॉक्टर नहीं बना। जैसे हमारे यहाँ होता है नलायक बच्चे को मदरसे में दाखिल करवा दिया जाता है, तो इन्होंने इसको जो है ऑक्सफोर्ड में मज़हब की तालीम वाले शोबे में दाखिला दिलवा दिया। ये कोई 25-26 साल का नौजवान था। ये साइंटिस्ट जो थे ना उधर काम कर रहे, ख़ासतौर पर बायोलॉजिस्ट, उनकी लैब में जाके बैठा रहता था और उनके साथ गपशप, इस तरह इसकी बायोलॉजी में दिलचस्पी पैदा होती है। 1831 में एक यूनिवर्सिटी की एक्सपेडिशन शुरू होती है 5 साल के लिए, 1831 से 1836। ये एक मुहिम है, एक बहरी सफ़र है, जिसमें बहुत सारे मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का एक विज़िट करना है। वाइज बहरी सफ़र है, और एक तो उनका मेन मकसद था मैपिंग करना, वर्ल्ड मैपिंग करना। तो उसके साथ उन्होंने इस बच्चे को भी ले लिया, डार्विन को, जस्ट शुगल के लिए कि यार ये बड़ा अच्छा बच्चा है, हमारे साथ बैठा रहता है, पढ़ता छटता ये है को नहीं, ना इसका दिल लगता है पढ़ाई में, तो इसको भी साथ ले। तो डार्विन को उन्होंने साथ ले लिया। उस जहाज़ का नाम HMS बीगल है, और वो बहरी सफ़र जब चलता चलता ये ब्रिटेन से निकलता है, नॉर्थ अमेरिका पहुंचता है, तो गैलापागोस आइलैंड्स है वहाँ पे। गैलापागोस टार्टाइज को कहते हैं। वहाँ 250 kg के कछुए थे, तो वहाँ पे ये 1 महीने के लिए क़याम करता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारा फ्लोरा और फाना इन्हें नज़र आता है। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट भी थे उसमें, बॉटनिस्ट भी थे, जोलॉजिस्ट भी थे। ये चाहते हैं कि क्यों ना हम यहाँ पे यानी बहुत सारी डाइवर्सिटी है ना, तो हम क्यों ना नोट्स बना लें। तो डार्विन की बड़ी दिलचस्पी पैदा हो जाती है जानवरों और पौधों में। ये वहाँ पे फिंचेस छोटी छोटी चिड़ियाँ होती हैं, उनका मुताला करते हैं, तो इन्हें ना 13 डिफरेंट स्पीशीज़ नज़र आती हैं गैलापागोस आइलैंड के ऊपर। तो उन किसी की चोंच लंबी, किसी की छोटी, किसी की मुड़ी हुई, कोई पैरट लाइक, कोई स्पैरो लाइक, इस तरह करके ये नोट्स बना लेते हैं, उनकी बाकायदा डायग्राम्स, डिस्क्रिप्शंस बना लेते हैं, और सोचते हैं कि ऐसा क्यों है। मेन लैंड जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे वो एक ही स्पीशी है, और आईलैंड के ऊपर वो 13। फिर वो देखते हैं कि यहाँ पे ना ये फिंचेस की 13 डिफरेंट स्पीशी इसलिए हैं कि कोई कीड़े मकोड़े खाती है, कोई बीज खाती है, कोई दरख्तों के ऊपर छेद करके रहती है, तो उनका बीक या बिल साइज जो है ना, शेप जो है वो चेंज हो जाती है। तो इनके ज़हन में एक आइडिया आता है कि थोड़े टाइम में अगर फिंचेस की 13 स्पीशीज़ बन जाती हैं, अगर ये जो टाइम है मिलियन ऑफ ईयर्स पर मोहित हो, तो स्पीशीज़ भी एक दूसरे के अंदर चेंज है। यहाँ से वापस जब ये आते हैं तो लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन के ये हेड बना दिए जाते हैं। वहाँ पे एक थ्योरी ये अपनी क्रिएट करते हैं, जिसके मैं अभी पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ। एक वालस नामी एक साइंटिस्ट थे, उनकी थ्योरी भी बिल्कुल
डार्विन की थ्योरी जैसी है, लेकिन उनके पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। डार्विन के पास बहरहाल वो नोट्स थे, डिस्क्रिप्शंस थी, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था। तो लेकिन डार्विन ना पब्लिश करने से डरते थे कि इतना बड़ा लोगों का एक बैकलैश आएगा। तो इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने अपनी थ्योरी लिख ली और 1858 तक उसके बारे में बात नहीं की। कई साल गुजर गए। वालेस ने जब थ्योरी इनको भेजी तो इससे ख्याल आया कि मेरे जैसे थॉट्स वाले और भी लोग हैं, मेरी तरह और भी। तो इसने वालेस वाली थ्योरी वालेस के नाम से और अपनी थ्योरी अपने नाम से उस मैगजीन में पब्लिश कर दी 1858 में। और 1859 में इसने बुक फिर वो थ्योरी बड़ी मशहूर हुई, मकबूल हुई, लोगों ने बड़ी पसंद की, वायरल हो गई। तो 1859 में इन्होंने फिर अपनी बुक लॉन्च की, ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज कहते हैं। 2 लाख कापियाँ बनी और एक दिन में सेल आउट हो गई। और इस तरीके से ये बड़े मारूफ हुए। देखिए चीज़ें 2 तरह की मारूफ होती हैं, मुतनाज़ा चीज़ें भी मारूफ हो जाती हैं। खैर ये कंट्रोवर्शियल एक चीज़ जो है वो मुतारफ होगी। इनकी थ्योरी के 2 पॉइंट है मेन। एक है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन यानी ज़िंदगी जो है उसकी कॉमन ओरिजिन है। देखिए इनकी बुक का नाम भी है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कि तमाम ज़िंदगी एक जगह से शुरू होती है, तमाम जिंदा जानदार एक जानदार से शुरू होते हैं और फिर डाइवर्सिफाई होते चले जाते हैं। इनकी थ्योरी का दूसरा पॉइंट है नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन को हमारे लोग बड़ा मिस इंटरप्रेट करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन को उन्हें समझ नहीं आती नेचुरल सिलेक्शन का क्या मतलब है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को बड़ा मिसफिट करते हैं। असल में नेचुरल सिलेक्शन ये होता है कि जो जानदार, यानी यहाँ पे वो आगे 3 पॉइंट्स देते हैं। ओवर प्रोडक्शन, जानदार ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज कम है। अब होता है कंपटीशन फॉर सर्वाइवल, यानी रिसोर्सेज कम हूँ और खाने वाले या पहनने वाले या ओढ़ने वाले ज़्यादा हूँ तो कंपटीशन होगा। कंपटीशन में कौन सर्वाइव करेगा? जो फिटेस्ट होगा। फिटेस्ट से मुराद है जो बेहतर एडेप्ट करेगा। बायोलॉजी में एडेप्टेशन एक बड़ा अहम टर्म है। चेंजेस टू मीट रिक्वायरमेंट, जो अपने माहौल के साथ बेहतर एडेप्ट करता है। मैं एक मिसाल दूंगा, एक ग्रास हापर है, उसके 5 बच्चे होते हैं, एक ग्रीन कलर के हैं, 4 ब्राउन कलर के हैं। तो 4 ब्राउन कलर के ग्रीन पत्तों के आगे कैमोफ्लेज नहीं हो पाएंगे, उनको वो निशाना बन जाएगा, वो शिकार हो जाएंगे। जो ग्रीन कलर का है वो ग्रीन पत्तों के शेड में कैमोफ्लेज हो जाएगा, छुप जाएगा, वो बच जाएगा। ये नेचुरल सिलेक्शन है, ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है। फिटेस्ट वो है जिसने खुद को सर्वाइव कर लिया, और जो सर्वाइव करेगा रिप्रोड्यूस भी वही करेगा। जिसको रिप्रोडक्शन का चांस मिलेगा, जिसको रिप्रोडक्शन सक्सेस मिलेगी, वो आगे ग्रो करेगा। इसके बाद आती है न्यू डार्विनिज्म, यानी ये 2 साइंटिस्ट हम असर हैं। चार्ल्स डार्विन मतलब बायोलॉजी में बहुत बड़ा नाम है, और दूसरी तरफ है ग्रेगर मेंडल जो कि एक पादरी थे, ये भी बायोलॉजी में बहुत बड़ा नाम है। बायो में टोटल 3 लॉज हैं, उनमें से 2 लॉज मेंडल के हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मियोसिस के लॉज हैं या जेनेटिक्स के लॉज हैं, वो मेंडल है। ये दोनों हम असर हैं। 1882 में एक और 1884 में दूसरे की वफात होती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से मिले नहीं थे। दोनों मौलवी भी हैं, मौलवी भी हैं, दोनों जानते नहीं थे एक दूसरे। क्रिश्चियनिटी उस जमाने में बड़े उरूज पे थी, क्रिश्चियन है दोनों, मेरे जैसे मौलवी हैं। खैर ये दोनों आपस में मिले थे। बाद में जब डार्विन का इंतकाल हो जाता है 1884 में इनका, मेंडल का, तो 1900 में उनके काम को रीडिस्कवर किया जाता है। फिर मेंडलिज्म और डार्विनिज्म को कंबाइन करके एक नई थ्योरी बनाई जाती है जिसे मॉडर्न सिंथेसिस कहा जाता है, जिसको नियो डार्विनिज्म कहा जाता है। और फिर इसके एविडेंसेस, याद रहे कि मैं अपना डार्विन के पास सिर्फ 2 ही एविडेंस थे एवोल्यूशन के। एक बायोजियोग्राफी था, वो कहता था कि ये गैलापागोस पे ये 13 इंचेस हैं और मेन आइलैंड पे ये है। ये बायोजियोग्राफी के दुनिया के डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट जानदार पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? फ्लोरा फाना, बायोजियोग्राफी के। दूसरा उनके पास एविडेंस था फॉसल रिकॉर्ड। आज भी एवोल्यूशन का एक पेट जो आइडिया है ना, अभी मैं ह्यूमन की बात करूंगा तो आप बात पे मुझसे फॉसल मांगेंगे, तो फॉसल रिकॉर्ड एक पेट एविडेंस है। ये 2 पेश किए थे, लेकिन आज हमारे पास कंपैरेटिव एनाटॉमी भी एक एविडेंस है। हम जब देखते हैं इंसान का अगला बाजू, घोड़े का अगला पाँव, या व्हेल का फ्लिपर देखते हैं, चमगादड़ का अगला बाजू देखते हैं, एक उड़ता है, एक तैरता है, एक चलता है, एक ग्रैस्प करता है, लेकिन ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, हड्डियों की तरतीब सेम है। ये कंपैरेटिव एनाटॉमी है, ये होमोलोगस ऑर्गन्स है। फिर एनालोगस देख लें, कुछ ऐसे जो एक एनवायरनमेंट में रहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट एक है, उड़ना, मच्छर का पर, परिंदे का पर देख ले, वो एनालोगस ऑर्गन्स है। फिर वेस्टिजियल ऑर्गन एक कंपैरेटिव एनाटॉमी में हमें मिलते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका कोई फंक्शन नहीं है, वो हमारे आबाओ अजदाद में आज भी फंक्शनल है। सबसे बड़ा ये हमारे पास अपेंडिक्स है, हर्बीवोरस एनिमल्स में आज भी अपेंडिक्स फंक्शनल है। वो सेलुलेज पैदा करती है, जो सेलुलोज जो ये चारा डाइजेस्ट करता है, हमारी बॉडी में नॉन फंक्शनल है। इसका मतलब हमारे आबाओ अजदाद कौन थे? वो हर्बीवोरस एनिमल्स थे। अच्छा, उसके बाद जी कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी देखी जाए, अर्नस्ट हैकेल ने एक थ्योरी दी थी, ऑन्टोजनी रिकैपिचुलेट फाइलोजनी।
यानी जो डेवलपमेंट है ना, इंसान के डेवलपमेंटल स्टेजेस अगर आप देखो ना तो बिल्कुल वही हैं जो चिक के हैं, बिल्कुल वही हैं जो फ्राग के हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं जो बाकी मैमल्स के हैं। यानी जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ब्लास्टूला बनता है, गैस्ट्रूला बनता है, न्यूरूला बनता है, एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनता है, गेस्टेशन पीरियड होता है, एम्ब्रियोलॉजी सेम है। इसके लिए 3 लफ्ज़ों की एक थ्योरी आज टैकल की, आंटोजनी, रिकैपिचुलेट, फाइलोजनी। अगर 2 जानदारों की डेवलपमेंट सेम है तो इसका मतलब उनका बावजदाद एक है। ये कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी एविडेंस हो गया। अच्छा, फिर थोड़ा सा आगे मैं बढ़ता हूँ। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सब जानदारों में डीएनए है, सब जानदारों में डीएनए से आरएनए बनता है, सब में आरएनए से प्रोटीन्स बनती हैं, सब में एक जेनेटिक कोड होता है, वो सेम है, यूनिवर्सल है। हमारे अंदर भी एक अगर इंसुलिन प्रोटीन काम करती है तो गाय भैंस बकरी में भी वही काम करती है। हमारे पास जो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन है उनमें आते हैं जी कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री। हम देखते हैं एक बैक्टीरियल सेल और एक मैमेलियन सेल। मैमल सबसे डेवलप्ड इंडिविजुअल है आज ज़मीन पे, हम इंसान भी मैमल हैं। और एक बैक्टीरिया जस्ट यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल है। उनमें अगर कंपोजिशन का कंपैरिजन करें तो वाटर की कंपोजिशन सेम है, प्रोटीन एक जितनी है, डीएनए एक जितना है, आरएनए एक जितना है। तो ये आर्गन्स का एवोल्यूशन आप बाकायदा देख सकते हैं। फूड चेन का एवोल्यूशन अगर आप देखें तो इंसान ओमनीवोरस है, कुछ कार्निवोरस, इस हवाले से इवन का नर्वस सिस्टम में आपको बाकायदा एक लिंक्स नज़र आते हैं। फिर सबसे बड़ी बात जो जिस पे मैं सबसे ज़्यादा वक्त लगाना चाहता था, अब पता नहीं लगा पाऊंगा कि नहीं, खैर, टेक्सानोमी। मैं देखता हूँ हमारे पास एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आता है। हम इंसान को कहते हैं होमोसेपियंस, होमो ह्यूमन सेपियन, अक्लमंद। आज का जो इस वक्त मेरे सामने बैठे इंसान है ये अक्लमंद इंसान है। स्पीशीज से ऊपर लेवल होता है जीनस, हमारी जीनस है होमो। होमो में एक्सटेंट स्पीशीज सिर्फ हम हैं, लिविंग इंसान, होमोसेपियंस। लेकिन इसमें एक्सटिंक्ट स्पीशीज और भी हैं, होमो इरेक्टस हैं, होमो निंदरथैलस हैं, होमो हैबिलिस हैं, और भी कई नाम आते हैं। फिर हम चलते हैं फैमिली, यानी स्पीशीज, जीनस, फैमिली। हमारी फैमिली है होमिनाइडी। होमिनाइडी फैमिली में शामिल तमाम जानदारों को होमिनिड्स कहते हैं या ग्रेट एप्स कहते हैं। ग्रेट एप्स की इस वक्त 8 स्पीशीज मौजूद है ज़मीन पर, जिनमें से एक हम भी हैं। इन 8 स्पीशीज को 4 जेनरा में, यानी जीनस की जमा जेनरा में तकसीम किया गया है। ये बड़ा दिलचस्प है। एक जीनस है होमो, ह्यूमंस की। दूसरी जीनस है पैन जिसमें चिंपैंजीज और बोनोबोज आते हैं। तीसरी है गोरिल्ला जिसमें गोरिल्लाज आते हैं। फिर पांगो एक जीनस है। 4 जेनरा मैंने गिनवा दिए जिसमें ओरेंगुटैन्स आते हैं। इनकी कुछ कॉमन जो है ना खसूसियात वो मैं गिनवाऊंगा, उसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात, ये जो हमारी फैमिली होमिनाइडी है, ये जो ग्रेट एप्स की फैमिली है, यानी गोरिल्लाज, चिंपैंजीज, ओरेंगुटैन्स, और ये हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। हम होमिनिड फैमिली हैं, हम ग्रेट एप्स हैं। हम सब में टेल नहीं होती, ये पहला कॉमन फीचर है। किसी में भी टेल है, सब बाईपेडलिज्म है, सारे 2 पाँव पे चल सकते हैं, हम भी और हमारे ये फैमिली मेंबर्स भी। हम सब के ब्लड ग्रुप सेम है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप, फिर ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, नेगेटिव, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है, हम सब का ब्लड ग्रुप सिस्टम सिमिलर है। उसके बाद हम लैंग्वेज बोलते हैं, और ये जो दूसरे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं ये भी साइन लैंग्वेज समझते हैं। आप इन्हें आराम से कोई भी साइन लैंग्वेज सिखा सकते हैं। हम सब टीवी देखना पसंद करते हैं, हम ह्यूमंस भी, और ये गोरिल्लाज और ये सब चिंपैंजीज और ओरेंगुटैन्स ये भी टीवी बहुत खुश होकर देखते हैं। टिकलिंग जो होती है, यानी इनको अगर गुदगुदी की जाए तो हमारी तरह ये भी कह के लगा के हंस सकते हैं, ये भी हमारा कॉमन फीचर है। उसके बाद अगर इंसान और चिंपैंजी को कंपेयर किया जाए डीएनए तो 99% सिमिलर है। मैन और गोरिल्ला का किया जाए तो 98% सिमिलर है। मैन और ओरेंगुटैन्स का किया जाए तो 97% सिमिलर है। हम हैं ग्रेट एप्स। अगर हम थोड़ा सा पीछे लेके जाएं इस ट्री को तो हमारे साथ लेसर एप्स जो है वो भी मिल जाते हैं, जिनमें गिब्बन्स आते हैं। गिब्बन्स में बहरहाल टेल होती है, ग्रेट एप्स में टेल नहीं होती। मैं कुछ और ग्रेट एप्स की खसूसियात गिनवाऊंगा। इनके हैंड जो है वो सबके प्री हैंडसाइल हैंड्स हैं, यानी हाथ ग्रेस्प कर सकते हैं, हम चीज़ें पकड़ सकते हैं हाथों से। ये सब हमारे फैमिली मेम्बर्स भी, इनके हैंड्स क्या होते हैं, ग्रेस्पिंग हैंड्स होते हैं। इसके बाद जी नेक्स्ट, अच्छा हम ज़रा होमोजीनस पे चलते हैं। होमोजीनस में हमें फॉसल्स मिले, मैंने फॉसल्स की डेट्स भी लिखी, कौन सा कहाँ से फॉसल मिला, लेकिन थोड़ा सा टाइम की किल्लत की वजह से वो मेरे पास आप ले सकते हैं बाद में। सबसे करीब तरीन जो हमारे भाई हैं ना, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो हैं होमो निंदरथल्स।
ये नियंदर वैली जर्मनी, वहाँ पे इनका फॉसल मिला तो उस मुनासिबत से इनका नाम रखा गया निंद। ये जस्ट 40,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हुए हैं। ये हमसे हाइट में थोड़े थे, इनका नोज़ ज़रा हमसे बड़ा था और इनके आईब्रोज रिज जो है वो ज़रा हमसे बड़ा था, प्रोमिनेंट था। इसके बाद ये पेंटिंग्स के बड़े शौकीन थे, ये फैदर्स की ज्वेलरी भी पहना करते थे और इनके आपस में रिलेशंस भी होते थे, बाप दादा भाई बहन, फैमिली मेकिंग बाकायदा करते थे। इसके बाद इनमें कंपैशन का भी जज्बा था, कंपैशन यानी रहम दिली और तरस आना, ये भी था सब इनमें मौजूद था। ये लिसन और स्पीच भी करते थे। ये जो होमो निंदरथल से 40,000 साल कबल जो एक्सटिंक्ट हो गए। फिर ये कि ये अपने मुर्दों को दफनाया भी करते थे। लेकिन सवाल ये कि ये एक्सटिंक्ट क्यों हो गए? होमो सेपियन और होमो निंदरथल 5,000 साल तक ओवरलैप करता है, इनका पीरियड इकट्ठे रहे। ये ज़्यादातर यूरोप और एशिया के जो एल्टीट्यूड वाले इलाके हैं वहाँ पे मुकीम थे। ये एक्सटिंक्ट इसलिए हो गया कि ये इनका ब्रेन हमारी तरह का ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था। और भी रीज़न है, लेकिन मुझे सबसे काबिल कबूल रीज़न ये लगती है, ये आपस में कोऑपरेट नहीं कर सकते थे। ये इमेजिन रियलिटीज़ पे बिलीव नहीं करते थे हमारी तरह। हम इमेजिन रियलिटी पे होमो सेपियन बिलीव करते थे, हमारा दिमाग ज़्यादा इवॉल्व था, तो हम जो एक कॉमन इमेजिन रियलिटी पे बिलीव करते थे, हम आपस में ज़्यादा कोऑपरेट करके, कोलैबोरेट करके, बिगर फोर्सेस बना के इनके खिलाफ लड़े और इनको हमने कम्प्लीटली मार दिया। मज़े की बात ये कि होमो सेपियन और होमो निंदरथालिस के दरमियान इंटरब्रीड भी हुआ। आज भी दुनिया के तमाम होमो सेपियंस में 2% जो DNA है वो होमो निंदरथालिस का मौजूद है। इसके बाद एक बड़ा अहम सवाल, क्या एवोल्यूशन आज भी हो रहा है? यस, एवोल्यूशन आज भी हो रहा है। आज भी ज़मीन पे जो इंसान है उनकी अगर मैं आपको बात बताऊं तो स्किन कलर चेंज हो रहा है। हर न्यू जनरेशन में स्किन कलर, स्किन कम्प्लेक्शन फेयर होता जा रहा है। ये भी एक एवोल्यूशन की मिसाल है, क्योंकि ह्यूमंस जो है वो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में रहने लग रहे हैं। उनको अपनी स्किन में ज़्यादा पिगमेंट पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने इन्वायरमेंट को, टेम्परेचर को आर्टिफिशियली मेंटेन कर रहे हैं। सो स्किन कलर पुराने इंसानों से जो एल्टीट्यूड्स पे और लैटीट्यूड्स पे चले गए लोग, उनके स्किन कलर। दूसरी मिसाल है इसकी लैक्टोज टॉलरेंस। इंसान जो स्कैंडिनेविया के इंसान है ना, उनमें लैक्टोज टॉलरेंस बाकी सारी दुनिया से ज़्यादा है। वो मिल्क को डाइजेस्ट कर सकते हैं, उनकी जो मिल्क डाइजेशन है वो सबसे इवॉल्व है। स्कैंडिनेविया के अंदर आपको पता है फार्म हाउसेस, डेयरी फार्म बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनकी लैक्टोज टॉलरेंस बाकी दुनिया से ज़्यादा है। फिर तीसरी मिसाल साइबेरियन आई जो है ना, साइबेरिया के जो लोग हैं वो बहुत ठंडा ठार इलाका है, -50 तक टेम्परेचर जाता है, बर्फ़ में वो लोग चलते हैं। उनकी आँख के अंदर एक एपीकेंथिक फोल्ड, एक एक्स्ट्रा फोल्डिंग उनकी आँख में बन गई हुई है जो उनको स्नो से बचा सकती है, बाकी दुनिया में कहीं नहीं है। फिर साउथ कोरिया में जो पिछला 100 साल है, ख़वातीन का हाइट जो है वो 8 इंच तक बढ़ा है। बड़ी हाइट की जो ख़वातीन होती हैं वो ज़रा बच्चों को बर्थ यानी ड्यूरिंग बर्थ उनको आसानी रहती है, तो साउथ कोरिया की ख़वातीन में 8 इंच हाइट में इजाफा हुआ है। स्टिल ह्यूमन्स इवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एवोल्यूशन एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पे आप करेंगे, क्या ये मिलियन ईयर्स पर मुहित अमल है या ये 1-2 सालों? ये दोनों तरह का है। यानी आप कोविड-19 का जो कोरोना वायरस है, SARS-CoV-2, उसको लेना तो उसका ओमिक्रॉन, उसका डेल्टा वेरिएंट, 1 साल में 3-4 वेरिएंट आ गए। बाज़ औक़ात ये बड़ा रैपिड होता है और अचानक चेंज आ जाता है, और बाज़ औक़ात ये मिलियन ऑफ ईयर्स पर मुहित भी होता है। एक और बड़ा अहम सवाल, क्या एवोल्यूशन हमेशा लीनियर प्रोग्रेशन होता है, सीधी डायरेक्शन में चलता है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये हर डायरेक्शन में चलता है, लेकिन सर्वाइव सिर्फ वो करते हैं जिनके अंदर कुछ पॉजिटिविटी होती है, जिनके अंदर कुछ पॉजिटिव होता है। अब आखिरी बात जो इस हवाले से अहम है, हार्डी और वेनबर्ग, ये 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने एवोल्यूशन के ऊपर एक लॉ, आप कहते हैं ना कि थ्योरी अभी लॉ नहीं बनी, चलिए एवोल्यूशन के ऊपर आपको लॉ भी दे देते हैं। बायोलॉजी में टोटल 3 लॉज हैं, जिनमें से तीसरा लॉ है हार्डी वेनबर्ग लॉ। हार्डी वेनबर्ग लॉ कहता है कि किसी भी जानदार में एवोल्यूशन नहीं होगा अगर ये कंडीशंस पूरी कर ली जाए। नंबर 1, म्यूटेशन ना हो, और म्यूटेशन तो नागुज़ीर है, होती ही होती है। हम अपने वालिदैन से डिफरेंट हैं, म्यूटेशन हो रही है, हर नए पैदा होने वाले बच्चे में कुछ वेरिएशन हो रहे हैं। अगर माइग्रेशन ना हो, एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन के अंदर माइग्रेट ना करे, इमिग्रेशन ना हो, इमिग्रेशन ना हो, तो फिर भी नहीं होता। फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट में आगे थोड़ी सी वजाहत है, बोटलनेक इफेक्ट है, फाउंडर इफेक्ट है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी ना हो तो फिर भी, और इसी तरीके से नेचुरल सिलेक्शन भी ना हो, और नेचुरल सिलेक्शन तो होती है इंसानों में। आज मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा नेचुरल सिलेक्शन हो रही है
आराइयों में शादी करते हैं, तारड़ों में करते हैं। ये सबसे बड़ी नेचुरल सिलेक्शन है कि आप एक स्पेसिफाई कर रहे हैं लोगों को, रैंडम नई चीज़ें हो रही, रैंडम जब होंगी तब एवोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन ये जो जितने भी फैक्टर आर.डी. वेनबर्ग गिनवाते हैं, ये सारे फैक्टर इनएविटेबल हैं, ये हो रहे हैं। सो एवोल्यूशन एक फैक्ट है, उसके लिए लॉ भी मौजूद है, उसके लिए थ्योरी भी मौजूद है। 97% साइंटिस्ट ऑफ बायोलॉजी बिलीव इन एवोल्यूशन। If you believe in evolution or you don't, evolution doesn't mind. So this is all about evolution.